एक बार दो फौजी होते हैं, एक का नाम बलवीर सिंह और एक का नाम होता है नेकचंद। दोनों फौजी रिटायर होकर अपने घर आने की तैयारी करते हैं। तब वह घर आने की तैयारी करते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है कि भाई इतने दिन के बाद हम घर जा रहे हैं तो क्यों न हम अपने परिवार के लिए कुछ खरीद लेते हैं। बलवीर सिंह कहता है, हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो शहर की तरफ चलते हैं। और इतना कहकर वह खूब खुश होते हैं और ठहाका मारकर हंसते हैं, हा 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 हा। भाई यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। तभी वह कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से अपने माँ बाप, बहन भाई और अपनी पत्नी के लिए कपड़े और जो भी ज़रूरी सामान होता है सब ले लेते हैं। कपड़े खरीदने के बाद वह वापस अपने गांव जाने वाली बस के लिए एक रिक्शा में बैठ जाते हैं। जब रिक्शा से उतरते हैं तो नेकचंद पैसे देने लगता है तो वह अपने बटुए को देखता है, लेकिन उसका बटुआ कहीं भी नहीं मिलता और वह घबराने लग जाता है। तभी बलवीर सिंह कहता है कि भाई घबरा मत, मुझे याद आया कि हम आखिर में कपड़े की दुकान पर गए थे जहाँ से हमने अपने लिए सफ़ेद रंग का पजामा कुर्ता लिया था, वहीं देखने चलते हैं। चलो हम दोनों चलते हैं और बटुआ ले आते हैं। नेकचंद में थोड़ा सा साहस आता है और उसे यकीन हो जाता है कि हम सेठ के पास जाएंगे और वह जाते ही बटुआ दे देगा। लेकिन तभी नेकचंद बलवीर को बोलता है कि भाई कितने साल बाद में हम अपने घर जा रहे हैं, मैं अपना बटुआ लेके अपने घर निकल जाऊंगा और अपने घर जाकर चला जाऊंगा। तू अपने घर चला जा, सब तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन बलवीर सिंह नेकचंद के साथ बहुत जिद करता है कि नहीं भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगा। लेकिन नेकचंद नहीं मानता और कहता है, भाई मैं अब ठीक ठाक हूँ, मैं कोई चिंता भी नहीं कर रहा, तू अपने घर जा और मैं बटुआ लेकर अपने घर चला जाऊँगा। नेकचंद दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि भाई मैं मेरा बटुआ यहीं भूल गया था, कृपया करके मुझे मेरा बटुआ दे दो। दुकान के मालिक के मन में लालच आ जाता है और वह नेकचंद को बिल्कुल मना कर देता है। तब नेकचंद को याद आया कि वह अपना बटुआ यहीं दुकान पर रखकर भूल गया था और कहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, कृपया मुझे अपना बटुआ दे दो। लेकिन सेठ को उसके आंसू नज़र नहीं आते, ना उसकी दुख तकलीफ़ नज़र आती है और सेठ का लालच बिल्कुल ख़त्म नहीं होता और वह नेकचंद को बटुआ वापस नहीं करता बल्कि बार बार उसको कोसता है। नेकचंद फूट फूट कर रोने लग जाता है और बार बार सेठ से प्रार्थना करता है, पर सेठ बिल्कुल नहीं मानता और वह गुस्से में आकर नेकचंद फौजी को वहाँ से भगा देता है। नेकचंद वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाते ही उसके मन में यह बात सोच सोच कर कि मेरी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई, अब मैं अपने परिवार वालों के साथ कैसे जाऊंगा। परिवार वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और जब मैं खाली हाथ जाऊंगा तो वह क्या सोचेंगे। यह सोच सोच कर नेकचंद को गहरा सदमा लग जाता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसको इतना गहरा सदमा लग जाता है कि वह अपने आप को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। वह अपना मानसिक संतुलन खोकर पागलों की तरह भटकने लग जाता है और वह अपने आप को भी भूल जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। क्योंकि यह एक सामान्य सी बात है कि जब ज़िंदगी भर की कमाई इंसान की लुट जाती है या गुम हो जाती है तो वह इंसान अपना मानसिक संतुलन खो ही देता है। दोस्तों, जून का महीना था और कड़कड़ाती गर्मी थी और नेकचंद चलता ही जा रहा था, गलियों में पागलों की तरह घूम रहा था। वह चलता ही जा रहा था, उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसे बहुत तेज़ प्यास लगने लग जाती है। फिर वह चलते चलते खेतों में पहुँच जाता है और खेतों में उसे एक कुआं देखता है। कुआं देखकर उसे लगता है कि इसमें पानी है और मैं पानी पीने जाऊंगा। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी औरत पानी भरकर मटका सिर पर उठाने ही वाली होती है और वह नेकचंद को देख भी लेती है, पर वह सोचती है कि चलो जब यह पास आएगा तो इसको पानी पिलाकर ही जाऊंगी। परंतु जब वह यह देखती है कि यह तो बहुत दूर है और बहुत धीरे धीरे चल रहा और यहाँ तक तो बहुत देर में पहुँचेगा, तो इतने में तो कोई दूसरी औरत आ जाएगी पानी भरने और वह इसे पानी पिला देगी। परंतु नेकचंद उसे इशारा भी कर देता है कि मुझे पानी पीना है। फिर भी वह औरत वहाँ नहीं रुकती और वह अपना मटका उठाकर घर चली जाती है। घर जाने के बाद उस सुंदर औरत के जाने के बाद वहाँ पर पानी लेने के लिए
कोई भी नहीं आता और नेकचंद भूख, प्यास और हताशा के कारण वहीं चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और आखिर में वह अपने प्राण त्याग देता है। जैसे ही नेकचंद अपने प्राण गंवा देता है, उस टाइम वह औरत जो कुएं पर पानी भर रही थी लेकिन नेकचंद को पानी नहीं पिलाया था, वह भी अपने घर चली जाती है। और जैसे ही वह घर जाती है, घर की दहलीज पर पहुंचते ही उसके एक गहरी ठोकर लगती है और ठोकर लगते ही उस खूबसूरत औरत की भी मौत हो जाती है। इधर वह औरत मर जाती है और उधर नेकचंद फौजी भूख, प्यास और सदमे के कारण और कड़कती गर्मी में वह भी अपने प्राण त्याग देता है। उस टाइम सेठ के घर में एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा जन्म लेता है और सेठ उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, उसे माँ बाप दोनों का प्यार देता है। बच्चा भी बहुत खुश रहता है, परंतु जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वह बीमार रहने लग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चिंता रहने लगती है। सेठ उसका हर जगह इलाज करवाता है, परंतु इलाज कराने के बाद भी वह थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर से दोबारा बीमार हो जाता है। सेठ उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसका इलाज कराने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। ऐसे ही लड़का 18 साल का हो जाता है, परंतु वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। अब 18 साल का होते ही रिश्तेदार उसे कहने लगे कि सेठ भाई, तुम्हारा बेटा 18 साल का हो गया है, अब तुम इसकी शादी कर दो। क्या पता इसकी शादी होते ही ठीक हो जाए, क्योंकि कई बार भाग्यवान औरत के आ जाने से उसके भाग्य से सब कुछ ठीक हो जाता है। हो सकता है उसके आने से यह बिल्कुल ठीक हो जाए। सेठ को भी यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने जल्दी से एक बहुत ही खूबसूरत कन्या के साथ अपने बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी करके सेठ बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। 3-4 दिन के बाद बेटे की तबीयत बहुत तेज़ खराब हुई और सेठ घबरा गया। सेठ जल्दी से अपने बेटे को हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि अब की बार उसने दुकान और घर दोनों बेचने पड़े और सेठ का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। वह घर आ गया। घर आकर थोड़ी देर बाद में उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई और अब वह अपनी अंतिम सांस लेने लगा। जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो सेठ बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसने अपने बेटे को गोद में लिटा लिया और फूट फूट कर रोने लगा और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तेरे इलाज के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दी और मैंने पैसे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, ना मैंने कभी तुझे ज़िंदगी में दुख दिया। आज तू मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहा है। आज मेरे पास ना मकान है, ना दुकान है, कुछ भी नहीं है और फिर भी तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तू मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहा है। इतना सुनते ही सेठ का बेटा तेज़ तेज़ हंसने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर अचंभित होने लगे कि अभी तो यह अंतिम सांसें गिन रहा था और अभी यह तेज़ तेज़ हंस रहा है। सेठ का बेटा गुस्से में बोलने लगा, सेठ, कौन बेटा, किसका बेटा? याद कर, आज से 18 साल पहले तेरी दुकान पर एक नेकचंद नाम का फौजी आता है। वह अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तेरी दुकान पर भूल गया। वह वापस आया और तेरे पैरों में गिरा कि भाई, मेरा रुपया पैसा दे दो। लेकिन तूने उस फौजी की ज़िंदगी भर की कमाई, उसका बटुआ वापस नहीं दिया और वह फौजी सदमे और भूख प्यास के कारण तेरी दुकान से निकलते ही थोड़ी दूर जाकर मर जाता है और तेरे घर में एक बेटे के रूप में जन्म लेता है। सेठ, आज याद कर, जिस तरह तूने मेरी ज़िंदगी भर की कमाई ले ली थी, उसी प्रकार आज मैंने भी किसी भी तरीके से तेरी ज़िंदगी भर की कमाई ले ली है। आज ना तेरे पास दुकान है, ना मकान है, ना धन है, ना दौलत है। आज तू बिल्कुल अकेला है। सेठ को सब कुछ याद आने लग जाता है और वह कहता है, बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मेरे मन में लालच आ गया था और इतने सारे रुपए देखकर मैंने वह तेरा बटुआ उठाकर अपनी तिजोरी में रख लिया था
उसके बाद हमारे घर में खुशियाँ आ गई थी। मेरे बेटा हो गया था और मैंने अपने बेटे के लिए धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सेठ का बेटा तेज तेज हंसने लगा था। यह सुनकर सेठ के बेटे की पत्नी कहती है, चलो इन्होंने तो यह किया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था जो तुम मुझे शादी होते ही छोड़कर जा रहे हो। तब सेठ का बेटा और तेज तेज हंसने लग जाता है और कहता है, याद कर, तुझे कुछ याद नहीं है, परंतु मैं जून के महीने में बहुत ही प्यास से व्याकुल था और मैंने तुझे इशारे से रोका कि रुक जाओ, मुझे पानी की प्यास लगी है, परंतु तूने मुझे देख कर भी नज़रअंदाज किया और तू अपना मटका उठाकर चली गई। इसके बाद मैं कुएं के ऊपर कोई भी पानी नहीं भरने आया और मैं प्यासा ही वहाँ पर मर गया। तो जिस प्रकार मैं पानी की प्यास से मर गया, उसी प्रकार तो जिंदगी भर पति के प्यार के लिए रोती रहेगी, तड़फती रहेगी और प्यासी रहेगी। इतना कहते ही उसे और तेज झटका लगता है और सेठ को कहता है कि सेठ, तेरे कर्मों का फल तुझे मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही वह प्राण त्याग देता है। सेठ फूट फूट कर रोता है और लड़के की पत्नी भी फूट फूट कर रोती है, परंतु फौजी का बेटा मुस्कुराता हुआ अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में ना अपनी ज़ुबान से, ना मन से, ना कर्म से, ना कभी भी किसी का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है हम दूसरों को वहीं दे सकते हैं और हमारा दिया हुआ ही हमें वापस मिलता है। कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे सकता। सेठ के बेटे की मौत हो जाने के बाद सेठ कई दिन तक सदमे में रहा और धीरे धीरे उसने जब होश संभाला तो उसने अपनी आप बीती लिखी और उसने यही लिखा कि जैसा मैंने ज़िंदगी में किया वैसा आप कभी भी मत करना। सेठ ने बहुत ज़्यादा पश्चाताप किया और यह कहानी इसलिए लिखी कि सब लोग पढ़ें और जैसा मैंने किया वैसा आप कोई और ना करें, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल किसी भी रूप में मिल सकता है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बहू, दामाद, सास ससुर, इसलिए वह सब हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए हर समय हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यह कहानी आज से 200 साल पुरानी है और यह कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं। यह एक सच्ची घटना है और इससे आप सभी शिक्षा ले, कभी भी किसी का मन ना दुखाएं। जो हमारी दिनचर्या है उसमें बुरा कभी भी ना बोल लें। बुरे काम करने से रुके, बुरे बोलने से रुके, और अगर आपको कोई बुरा बोलता है तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, प्रभु का नाम लें। और कोई बुरा बोलता है तो हनुमान चालीसा हमेशा याद रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री श्याम बोले, जय बजरंग बली बोले, जय भोलेनाथ बोले। हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, माँ शेरा वाली चालीसा, इन सभी में बहुत ताकत होती है। ये गलत विचारों को त्याग कर अच्छे विचार लेके आते हैं। हमें अपने भले के लिए अच्छे काम करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।